शादी की पहली रात को मेरा शौहर जिद करने लगा कि बेड पर बगैर सफ़ेद चादर बिछाए वो पहली रात नहीं मनाएगा। इसको मेरी पागदामनी, कुंवारपन का सबूत चाहिए था जो कि मैं पहले ही खो चुकी थी। मैंने लाख बहाने बनाए लेकिन इसने बेड की चादर बदलकर सफ़ेद चादर बिछा दी और जैसे ही हम इससे फारिग हुए तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि आज मेरी शादी हो रही थी। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप को साफ मना कर दिया था कि मैंने शादी नहीं करनी। मेरी शादी न करने के पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ये राज सबके सामने खिल कर आए। मैं अपनी माँ के सामने रू रू कर मिन्नतें करती रही कि प्लीज़ मेरी शादी मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। कहने लगे, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, तुम्हारी शादी करके हम अपने फ़र्ज से आज़ाद होना चाहते हैं, हमारे बाद तुम्हारा किया होगा। ये सोचकर हमें डर लगता है। शादी एक ऐसा मजबूत बंधन है कि तुम अपने शौहर के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारोगी। मेरी जिद को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे आगे हाथ भी जोड़ दिए थे। मैं अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकती थी, मजबूरी में ही सही, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी थी। मैं दुल्हन बनी आज अपने शौहर के घर आई थी। मेरी नंद ने मुझे कमरे में बिठाया और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझ पर इस कदर डर था कि मेरे दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थीं, मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा डर और बढ़ता ही जा रहा था कि कुछ देर में मेरा शौहर कमरे में आएगा, और ये सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि फिर उसके बाद क्या होगा। मैं अभी अपनी उन्हीं सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने मेरा शौहर सलीम खड़ा था। इसे देखकर तो जैसे मुझे लगा मेरा अगला सांस ही नहीं आएगा। इसने एक नज़र मुझे देखा, पता नहीं क्यों उसके माथे पर बिल पड़े हुए थे। वो अभी तक कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा इसने जोर से बंद किया और फिर से बाहर चला गया। मेरा दिल तो दरवाज़ा बंद होने पर यूं हुआ था जैसे सीने में थम जाएगा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरी जेठानी बदहवासी के आलम में अंदर दाखिल हुई थी। उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगे, शादी के हंगामों में मैं भूल ही गई थी, सलीम ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेहमानों के सामने ही बेइज्जत करके रख दिया। वो कहने लगे कि वो इस मामले में बड़ा ही वहमी है। बेड की चादर देखकर इसने तो पूरा घर सर पर उठा लिया था। फौरन से दंदनाता हुआ आया, कहने लगा, भाभी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे बेड पर शादी की पहली रात सफ़ेद चादर बिछा देना, और अब मैं कमरे में देख कर आ रहा हूँ कि बेड पर चादर नहीं है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की कन्वारी है या फिर नहीं। अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पूरे जिस्म से पसीना छूट गया था। मेरी जेठानी कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथों की उंगलियां चटखा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था और सलीम कमरे में दाखिल हुआ था। मैं संभल कर बैठ गई। इस बार उसके चेहरे के तने हुए तासुरात थोड़े नॉर्मल थे। वो मेरे पास आकर बैठा, मैं डर के मारे कांपने लगी थी। इसने मेरा चेहरा थोड़ी से पकड़ा और ऊपर किया, मेरी नज़रें खुद ब खुद झक गई थीं। कुछ देर तक वो मेरे चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखता रहा, फिर कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जितनी तुम्हारी खूबसूरती की बातें मैंने अपनी भाभी से सुनी थीं, वो सभी तुम्हारे सामने कम है। भाभी ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफें की थीं, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है जितनी भी तारीफें की हों वो कम थीं, तुम तो उन तारीफों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। ये कहकर इसने अपनी जेब से डिब्बी निकाली थी जिसमें शायद मुन्ह दिखाई का कोई तोहफा था। मेरा दिल अब भी धक धक कर रहा था। इसने एक चीन निकाली और मेरे गिले में पहनाने लगा। चीन को पहनाते हुए सलीम की उंगलियां मेरी गर्दन पर शरारत करने लगे तो मेरी जान पर बन आई थी। इसकी आंखों की बेचैनियां बढ़ने लगी थीं, इसकी आंखों में छाने वाला खुमार मेरी जान निकाल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब होने लगा था, लेकिन मैं दम से पीछे हटी। मेरी इस हरकत पर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, राबिया, शादी हुई है, हम दोनों की मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। ये कहते हुए सलीम ने मेरा हाथ पकड़ लिया जो कि बिल्कुल ठंडा हो रहा था। शायद आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे भरोसे में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी लरज़ रही थी। सलीम फिर से मुझे समझाने लगा कि देखो, ये हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है ये जायज़ है। लड़कियां ऐसे मौके पर अक्सर घबरा जाती हैं, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझसे तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, शौहर हूं तुम्हारा।
शायद मेरे कांपने और घबराने पर वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कांपने और घबराने की वजह कुछ और थी। मैं अपने घर से रुखसत होने से पहले नींद की 4 गोलियां खाकर आई थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों में नींद उतरने लगी थी। देखते ही देखते मैं नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई थी। बस मुझे याद था कि सलीम मुझे हिला जला रहा था, कह रहा था, राबिया, तुम्हें क्या हुआ है? इसके बाद मेरा दिमाग अंधेरे में जा चुका था। जब मुझे होश आया, मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी जेठानी मेरे सरहाने बैठी थी और मेरी नंद भी मेरे बेड के पास ही खड़ी हुई थी और मुझ पर फूंके मार रही थी। सलीम कमरे में टहल रहा था। ये सब देखकर मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो मेरी जेठानी कहने लगे, लेटी रहो। लेडी डॉक्टर भी कमरे में मौजूद थी। इस वक्त मुझे होश में आते देखा तो कहने लगी, जैसे ही ड्रिप खत्म हो सलीम से कहिएगा ड्रिप उतार दे। फिर इसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दे दें और कहने लगी कि उन्हें इस्तेमाल में ले लेना। जल्दी ही डॉक्टर कमरे से जा चुकी थी। मेरी जेठानी कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लाती हूँ। ये कहकर वो भी कमरे से निकल गई थीं। पीछे पीछे मेरी नंद भी चली गई थी। मैंने सलीम की तरफ देखा तो इसके माथे पर बिल पड़े थे। सलीम गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 6 बजने वाले थे। मैं अभी तक दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन इसने अपने कपड़े बदल रखे थे। सलीम पास आया और मुझे गुस्से से झूरने लगा, कहने लगा, ये क्या तमाशा था? तुमने रात को नींद की गोलियां खाई थीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं नजरें चुराने लगी। वो कहने लगा, राबिया, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं था। मैंने कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ कर दी क्योंकि मुझे शादी से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, तो इस बात का यह हल था कि तुमने पूरी रात हम सबको परेशान कर दिया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर नहीं आती। हर लड़की की ही शादी होती है और शादी की रात कुछ ना कुछ घबराहट होती ही है, क्योंकि वो एक नए रिश्ते में बंधने जाती है। शौहर से इसका ताल्लुक काफी गहरा होता है, लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोली नहीं खाती। मेरी ड्रिप खत्म हो चुकी थी। सलीम मुझे प्यार से समझाने लगा, कहने लगा, आज की रात के लिए मैंने बहुत से ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कुछ वक्त दे देना चाहिए ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रात वाली हरकत में दोबारा नहीं चाहता। ये सुनकर मैं कुछ देर के लिए रिलैक्स हो गई थी। मैं यही तो चाहती थी कि वो मेरे करीब ना आए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन ये कब तक मुमकिन था? वो मुझे कितना ही वक्त दे सकता था? कम से कम 4 दिन, हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना दे सकता था। इसकी आंखों की बेचैनियां देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे इंसान के मचलते जज्बात को रोक सकती हूँ। वो मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था और मैं बदहवास सी थी। ना मेरे दिल में कोई उमंग थी, ना ही ये शादी मेरी मर्जी से हुई थी। ये एक जबरदस्ती का बंधन था। खैर, मेरा सारा डर इस बेडशीट को लेकर था जो मेरे लिए मौत का पैगाम लेकर आई थी। अगर रात को मैंने नींद की मेडिसिन न खाई होती तो। सलीम कहने लगा, कितनी खूबसूरत और मासूम हो, तुम्हें देखकर मेरा दिल मुझे बेईमानी करने पर उकसाने लगता है, लेकिन खैर तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वो हाल से उठकर चला गया था। कुछ देर बाद मेरी जेठानी मेरे लिए दूध का गिलास ले आए। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कह दिया। मैं दोबारा से लेट गई और सो गई। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। मेरी एक नंद थी, मेरे जेठ और जेठानी थे, वो भी अपने अलग घर में थे, अभी सिर्फ शादी के लिए इस घर में आए हुए थे। मेरी जेठानी और मेरी नंद का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। सलीम ने 2-3 दिन से मुझे कुछ भी नहीं कहा था, बस मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताता रहता कि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। उन 3 दिनों में मैं ये जान चुकी थी कि वो कभी भी इस्तेमाल की हुई चीज़ इस्तेमाल में नहीं लाते। वो कहता है, मुझे नफरत है ऐसी चीज़ों से जो किसी और की इस्तेमाल की गई हो। सलीम के गिलास में मैंने पानी पी लिया, लेकिन मैंने देखा कि सलीम ने दूसरा गिलास उठाया और इसमें पानी पिया। यहाँ तक कि एक बार तो मैंने उनका तौलिया इस्तेमाल कर लिया तो वो मुझ पर ही गुस्सा होने लगे, कहने लगे कि कोई मेरी चीज़ों को इस्तेमाल करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, प्लीज़ मेरी चीज़ों को इस्तेमाल मत किया करो। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा मेरा दिल था जैसे थम रहा था, क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वो इतनी खौफनाक थी कि कोई भी मर्द इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
और सलीम की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल इस वक्त यही सोच कर कांपने लगता था कि जब वो मुझसे दोबारा अपने रिश्ते के हक को वसूल करेगा तो इस वक्त मैं क्या करूंगी, इस वक्त मैं कैसे अपना बचाव करूंगी। यही सोचकर मेरा दिल दहलने लगता था। मेरी शादी को 10 दिन गुजर गए तो मैंने घर का काम भी करना शुरू कर दिया था, खाना भी बनाने लगी थी। अब तो मेरी जेठानी भी अपने घर जा चुकी थी। शाम को जब सलीम अपने ऑफिस से वापस आया तो खाने के बीच में मुझे ही देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। वो मेरे पीछे ही आ गया, कहने लगा, बहुत जालिम हो, इतने दिन गुजर गए हैं हमारी शादी को, लेकिन तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। वो मेरे पास आया, मेरे हाथ में पकड़े बर्तन उसने संक में रख दिए और कहा, छोड़ो ये सब और मेरे साथ कमरे में चलो। वो मेरा हाथ थामे मुझे कमरे तक ले जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करके इसने कुंडी लगा दी और मैं यूं थी जैसे थर थर कांपने लगी थी। मेरी धड़कन ही बुरी तरह से चल रही थी, मुझे घुटन का एहसास हो रहा था, मेरी हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगी थी। मेरे डर को देखकर इसने मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगा, आखिर तुम्हें मसला क्या है? कोई भी लड़की ऐसा नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तो तुम ठीक ठाक रहती हो, भाभी के सामने भी अच्छी भली बातें करती थी, घर के काम भी कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता तुम बुरी तरह से कांप जाती हो। ऐसा कब तक चल सकता है? मैंने कहा, मुझे डर लगता है। कहने लगा, मैं किस लिए हूं? तुम्हारा सारा डर खत्म कर दूंगा, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये कहकर इसने मेरे चेहरे पर आई जुल्फ अपनी उंगलियों से पीछे की थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से मेरे चेहरे को छूने लगा। इस बार इसने मेरा हाथ पीछे करना चाहा, अपने दूसरे हाथ में लेकर रोका था, लेकिन कहने लगा, आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आज अगर मुझे जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे, तुम्हारे डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर कर दूंगा। ये कहकर इसने मेरे बाल खोल दिए और मेरी हालत ये थी कि मैं अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोके हुए थी। इससे पहले कि वो मेरे करीब आता, मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर इसे रोका था। मैंने कहा, सलीम प्लीज, मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दें। कहने लगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी शरारतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही थीं। इसकी गर्म गर्म सांसें मेरी गर्दन पर पड़ने लगी थीं और एकदम ही मैंने इसे खुद से पीछे किया था। मैंने कहा, सलीम, मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अच्छा, क्या हो जाएगा? तुम बेहोश हो जाओगी। ठीक है, हो जाओ बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जिसका हक रखता हूं। मैं रोए जा रही थी, इसे अपने आप से दूर करने लगी थी। मेरी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी, लेकिन वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो मेरे बेहद करीब हो चुका था, मुझे अपनी बातों में समेट चुका था। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को इसके हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे जैसे सब कुछ याद आया, वो फौरन से मुझसे पीछे हटने लगा। वो सफ़ेद चादर तो बिछाना भूल ही गया था। यही चादर मेरे लिए मौत का इशारा थी। इससे पहले वो मेरे पास से जाता, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, ओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर वो हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा, क्या चीज़ हो तुम? तुम्हें मेरे पास आने से भी डर लगता है, मेरे दूर जाने से भी डर लगता है। अभी 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ, एक बार सफ़ेद चादर ले आऊं। ये कहकर इसने मेरा हाथ अपने बाजू से जुदा किया और खड़ा हो गया। अलमारी में सफ़ेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वो चादर तो मैं पहले ही छुपा चुकी थी। काफी देर तक वो सफ़ेद चादर को ढूंढता रहा, लेकिन जब नहीं मिली तो इसने ठंडी आह भरी और अलमारी बंद कर दी। वापस आकर लेट गया। कहने लगा, सफ़ेद चादर ने तो आज तुम्हारी जान बचा ली है, पता नहीं भाभी ने वो चादर कहाँ रख दी है। ये सुनकर मैं चुप हो गई। फिर कहने लगा, राबिया, तुम मेरी आदत को इतने दिनों में अच्छी तरह से समझ गई होगी। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसा कि आजकल का माहौल है, एहतियात ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से ही अपनी इज्जत गंवा कर आई हो। ये कहकर इसने अपने साइड का लैंप ऑफ कर दिया और सोने के लिए लेट गया। लेकिन मेरी नींद तो जैसे मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। अब मुझसे कहने लगा कि इसका एक दोस्त है जो बाहर के मुल्क गया है, अभी वापस आया है और इसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है, इसलिए कहने लगा कि अपनी शादी की पार्टी दो। ये कहकर सलीम मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने इसे चाय पर बुलाया है, तुम चाय का अच्छा खासा इंतजाम कर लेना। मैंने कहा, जी ठीक है।
मैंने चाय का अच्छा खासा इंतजाम किया था। शाम तक सलीम का दोस्त भी आ गया था। मैंने किचन में सब कुछ तैयार कर रखा था। सलीम किचन में आया, चाय लेकर अपने दोस्त के सामने रख दी, लेकिन फिर मुझे भी बुलाने लगा। कहने लगा, मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, मैं क्यों किसी अजनबी से मिलूं? वो आपका दोस्त है। वो कहने लगा कि वो मेरा दोस्त है और बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसलिए तुम्हें इसे अजनबी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा शरीफ लड़का है। इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम ले जाने लगा। लेकिन ड्राइंग रूम में जाने से पहले ही उसके दोस्त पर मेरी नज़र पड़ गई थी और मेरे होश उड़ गए थे। ऐसा लगा जैसे ज़मीन आसमान मेरी आंखों के सामने घूम गए थे। मैं वही की वही बैठ गई। सलीम कहने लगा, राबिया, क्या हुआ है तुम्हें? चुल्लू, मेरे दोस्त से एक ही मुलाकात कर लो, वो तुम्हें देखना चाहता है। मैंने कहा, सलीम, पता नहीं क्यों मेरा सर दर्द कर रहा है। मैं कुछ देर अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। मेरी हालत को देखते हुए सलीम ने मुझे कुछ और नहीं कहा और खुद ही अपने दोस्त के पास चला गया और मैं कमरे में चली आई। मेरे डर की असली वजह वही तो इंसान था जो अभी अभी सलीम का दोस्त बना ड्राइंग रूम में बैठा था। मैं उठकर रोने लगी। यही कड़वी हकीकत थी जिसे मैं भूल जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वकास से मेरी पहली मुलाकात एक स्टोर पर हुई थी। हम दोनों ने ही न्यू ईयर का कार्ड लेना था और इत्तेफाक ऐसा था कि वो कार्ड बस एक ही था जिस पर हमारी बहस हुई थी। खैर, इसने वो कार्ड दे दिया था, लेकिन इस कार्ड पर उसने अपना नाम और नंबर भी लिख दिया था। जब मैंने घर आकर देखा तो इसका नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। काफ़ी खूबसूरत नौजवान था। लेकिन खैर, मुझे इसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अब वो कार्ड मेरे किसी भी काम का नहीं था। मैं वो कार्ड अपनी फ्रेंड को नहीं दे सकती थी। मैंने गुस्से में इस नंबर को डायल किया और इसे डांटने लगी कि तुमने अपना नंबर इस पर क्यों लिख दिया? अब ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। खैर, यहाँ से ही हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चला गया था। मुझे वकास से मोहब्बत हो गई थी और वो भी तो मुझसे मोहब्बत करता था। पहले तो हमारे बीच बातें होती थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी तारीफें करने लगा कि पहली नज़र में ही तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी और जानबूझकर मैंने तुमसे बहस शुरू की थी। मुझे इस कार्ड से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं चाहता तो दूसरा कार्ड भी ले सकता था। मुझे दिलचस्पी तो तुम्हें थी, इसलिए मैंने अपना नंबर लिख कर दे दिया था। पहले तो मेरा इरादा इससे सिर्फ दोस्ती करने का था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल जाएगी और वो मुझे बहुत प्यारा हो जाएगा। 6 महीने में ही हमारा ये हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। हमारे बीच अब किसी भी बात का कोई पर्दा नहीं रहा था। हम एक दूसरे से हर तरह की बातें करने लगे थे, वो बातें भी जो हमें नहीं करनी चाहिए थीं। शैतान जब इंसान पर हावी होने लगता है तो उसकी अक्ल खत्म हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता मैं बहकने लगी थी, अपनी राह से भटकने लगी थी। शायद ये उम्र ही कुछ ऐसी जज्बाती उम्र थी। इस वक्त मैं इंटर क्लास में थी और मेरी उम्र इस वक्त 19 साल थी। ये ऐसी नाजुक उम्र होती है कि लड़कियां बहुत जल्दी अपनी राह से भटक जाती है। इसने एक बार मुझे मिलने के लिए बाहर बुलाया था। मेरा अपना खुद ये हाल था कि अब तो बातों से मन नहीं भरता था। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए और मैं इससे मिलने के लिए चली गई थी। एक दूसरे को देखकर हमारे जज्बात उभरने लगे थे, बेकाबू होने लगे थे। मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया था और एक बार वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैं तो इस दिन कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन असल मकसद तो वकास से मुलाकात करना था। पहली मुलाकात में हम कैफे में मिले थे। एक दूसरे को देखकर हमारा मन नहीं भरता था। हम एक दूसरे के और भी करीब होना चाहते थे। मैं इस बार वकास से यही कहना चाहती थी कि वो अपना रिश्ता भेज दे, हालांकि चाहत तो इसकी भी यही थी। वो मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले गया। हालांकि अकेले फ्लैट में मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन मेरी घबराहट कम होने लगी थी। वो वकास मुझे बताने लगा कि मैं अपने बड़े भाई के पास दुबई जा रहा हूँ, 2 साल बाद वापस लौटूंगा और फिर तुम्हारा रिश्ता मांग लूंगा। 2 साल में मैं अच्छा भला सेटल हो जाऊंगा तो तुम्हारे घर वाले रिश्ते पर एतराज नहीं करेंगे। वकास की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वकास, मैं 2 साल कैसे गुजारूंगी तुम्हारे बगैर? मैं तो मर जाऊंगी। आंखें तो इसकी भी नम थीं। पता ही नहीं चला कब मैं रोते रोते इसके करीब हो गई थी। मैंने इसके कंधे पर सर रख दिया और रोने लगी थी। हम दोनों का ये पहला मिलन था। वकास की जिंदगी में भी मुझसे पहले कोई लड़की इतनी करीब नहीं हुई थी और न ही मेरी जिंदगी में कोई लड़का आया था। वो मुझे तसल्ली देने लगा, कहने लगा, तुम परेशान मत हो, अभी मेरे पास नौकरी नहीं है और तुम्हारे माँ बाप भी बगैर नौकरी के मुझे तुम्हारा रिश्ता नहीं देंगे।
मैं इसके साथ लगकर रोए जा रही थी। पता नहीं कब वकास पर खुमार सी चढ़ने लगी थी और वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाहों में भरता चला गया था। कहने लगा, मैं भी तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा। मुझे यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहां पर जब भी उदास हूं तो तुम्हें याद कर लिया करूं। उन हुसैन पिल्लों को याद करके दिल को सुकून पहुंचा लिया करूं। ये सुनकर मैं एकदम से घबरा गई थी और वकास से पीछे हटी थी। मैंने इनकार किया लेकिन इसकी मोहब्बत के सामने बेबस हो गई थी। मैं इसे ज्यादा मना नहीं कर पाई। आहिस्ता आहिस्ता हम बेहद करीब होते चले गए और मुझे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ वो मुलाकात मेरी जिंदगी भर का रोग बन चुकी थी। जब जज्बात का तूफान ठंडा हुआ तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी। मैं बस रोए जा रही थी। वो शर्ट पहनते हुए कहने लगा, मैं तुमसे कभी भी बेवफाई नहीं करूंगा। मैंने कहा, वकास मुझे डर लग रहा है, अगर देर हो गई तो मैं क्या करूंगी। कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अभी तुम सिर्फ इंटर में हो। जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी मैं वापस आ जाऊंगा, बल्कि इससे पहले ही वापस आ जाऊंगा। बस तुम शादी मत करना और मेरा इंतजार करना। ये कहकर वो चला गया था। लेकिन वो नहीं आया। पहले तो वो मुझसे बातें करता था लेकिन फिर उसकी कॉल आना बंद हो गई। इसका फोन भी बंद जाने लगा। बहुत राब्ता करने की कोशिश की लेकिन इससे कोई भी बात नहीं हो पा रही थी। 4 साल तक मैंने इसका इंतजार किया था लेकिन वो नहीं आया। मैं 23 साल की हो चुकी थी और मेरे रिश्ते आने लगे थे। अपने माँ बाप को कभी कोई बहाना करती और कभी कोई बहाना करती, लेकिन सलीम के रिश्ते में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मैं इनकार कर सकती। वो खूबसूरत था, हैंडसम लड़का था, इसमें कोई भी कमी नहीं थी। फिर मैं कैसे इनकार करती। मेरे माँ बाप ने मेरी इससे शादी कर दी और मैं इसकी बीवी बनकर उसके घर आ गई। लेकिन जैसे ही शादी की पहली रात सफ़ेद चादर बिछाई गई, मैं अजीब घबराहट में घिर गई थी क्योंकि वो जान जाता कि मैं पाक नहीं हूं। और अब तो वकास सामने आकर खड़ा हो गया था। वो क्यों आया था? जब 4 साल में नहीं आया तो अब क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने आया था? मैं तो पहले से ही बड़ी मुश्किल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेरा शौहर मुझे बगैर सफ़ेद चादर के अपनाने के लिए तैयार नहीं था। इसे मेरी पाकदामनी का सबूत चाहिए था जो मैं खो चुकी थी। शाम से रात हो गई थी। सलीम कमरे में आया तो मुझे रोता देखकर पूछने लगा। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगा, चुल्लू मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने मना कर दिया। कहा, मैं दवाई खा लूंगी और कुछ ही देर में ठीक हो जाऊंगी। वो कहने लगा, वकास मेरा बहुत गहरा दोस्त है, मैं चाहता था तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती। फिर सलीम कहने लगा, जानती हो राबिया, मेरे दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ है? कहने लगा, इसे एक लड़की से मोहब्बत हुई थी लेकिन इस लड़की ने इसे धोखा दे दिया। वो तो इस लड़की की खातिर परदेस भी चला गया था ताकि खुद को सेटल कर सके और इस लड़की से शादी कर सके, लेकिन इस लड़की ने इसे धोखा दिया। वो जहां गया था वहां इसका एक्सीडेंट हो गया। इसमें इसकी एक टांग भी खराब हो गई। वो अब भी स्टिक के सहारे चलता है। इस एक्सीडेंट में इसका मोबाइल भी किसी ने उठा लिया था और इसे वापस नहीं मिला, इसलिए इस लड़की से दोबारा बात नहीं कर पाया। जिस कंपनी में इसे नौकरी मिली थी उन्होंने ही इसका इलाज करवाया था। जैसे ही वो ठीक हुआ तो फिर से वो नौकरी ज्वाइन कर सका और 4 साल तक वापस नहीं आ सकता था। इस लड़की से वो चाहकर भी कोई बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसका फ़ोन नंबर इसी फ़ोन में था जो एक्सीडेंट की वजह से वही मौके पर किसी ने उठा लिया था। जब वापस आया तो इससे पता चला कि इस लड़की की शादी हो चुकी है। इस लड़की ने इसके साथ बेवफाई की, इसका इंतज़ार तक नहीं किया, बस यही बताने के लिए आया था। फिर कहने लगा, तुम्हें पता है मैं शादी के बाद सफ़ेद चादर क्यों बिछाना चाहता था? मैंने पूछा, क्यों? कहने लगा, इस लड़की ने मोहब्बत में वकास के साथ सारी हदें पार कर दी थीं और फिर किसी दूसरे के साथ शादी करके खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही है।